हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक क्लास 12 चैप्टर 2 जो कि हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वैद्युत विभव और धारिता, उस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हम कोई द्विध्रुव रखा है, उसको घुमाना चाहते हैं, तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद में ठीक इसी के बेसिस पे आधारित हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज की क्लास में मज़ा आने वाला है। हम वैद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा और कार्य को कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र। हम पहला प्रश्न यही कहते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे पढ़े हैं वो जरूर आंसर देंगे। तो सर, आपने ही बताया था कि अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, समान दूरी पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सभी क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर हों, ना तो पास में हो कहीं पर, ना तो नज़दीक में हो, सब जगह एक जैसी ही हों, सेम डिस्टेंस पे हों, तो हम कह दे सकते हैं कि वह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक। यदि एक समान ये वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेखाएं सभी एक दूसरे के समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यदि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो हमने कहा कि एक द्विध्रुव को इसमें घुमाने में किया गया कार्य। मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव इसमें ए बी है, जिसमें एक प्लस क्यू आवेश है इसका, और यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसको घुमाना है। हमें उसको घुमाना है। तो हमने इसको घुमा करके θ1 से θ2 कोण तक घुमा दिया। जो इसकी नई स्थिति बन जाएगी वह A' और B' हो जाएगी। प्लस क्यू आवेश यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से घूम करके, और माइनस क्यू आवेश यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। घुमाने से द्विध्रुव की लंबाई परिवर्तित नहीं होगी, तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अब भी 2l थी और 2l रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा है। फिर से हमने कहा कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र के साथ θ1 कोण बनाते हुए रखा गया है। हम यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव AB को θ1 से विस्थापित करके घुमाकर θ2 पे ला देते हैं। अगर θ2 पर ला देंगे तो हम किया गया कार्य निकालना चाहते हैं। अब बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा यह चाहते हैं कि बेटा तुम मेरे हिसाब से चलो। अगर वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव को कह रहा है कि बेटा तुम मेरे हिसाब से चलो, तो इसके हिसाब से कैसे चलेगा? ये चाहता है, वैद्युत क्षेत्र ये चाहता है कि तुम वैद्युत द्विध्रुव को तुम घूम कर मेरे समांतर हो जाओ। जिस अक्ष में मैं हूं उसी अक्ष में आ जाओ। इसके लिए वह इस वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण लगाता है। आपको याद होगा कि वह आघूर्ण होता है टाउ बराबर P sin थीटा। यह आघूर्ण लगाता है।
टाउ बराबर पी साइन थीटा के बराबर वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण लगाता है, उस पर बल लगाता है ताकि वह उसके क्षेत्र की दिशा में अलाइंस हो जाए, उसके क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाए। तो कितना लगाया, टाउ पी साइन थीटा। अब ध्यान दे, वैद्युत क्षेत्र ई चाहत बा कि हमरे तरफ आई जा, लेकिन हम चाहते हैं कि और घूम को वहाँ पाल चला जाए, हम चाहते हैं कि इसको और घुमा दें। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। समझ पाया कि नहीं? अब बाबूजी चाहते हैं कि बेटा तू ऐसे हो जा, बेटा तू ऐसे हो जा, तो अगर बाबूजी के खिलाफ जाए के बाद तो हमें कार्य करे पड़े कि ना करे पड़े, उनके विरुद्ध कार्य करे पड़े। तो कितना कार्य करे पड़े, यहाँ पर वही हम ज्ञात करें चाहते। फिर से समझे, वैद्युत क्षेत्र ये चाहता है कि यह वैद्युत द्विध्रुव इसके समांतर हो जाए, जिसके लिए इस पर एक बल आघूर्ण आरोपित करता है और वह बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा। इस पी साइन थीटा के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण हम कार्य करते हुए इसको यहाँ से ए बी अवस्था से ए डैश बी डैश में विस्थापित कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि इसको θ1 से θ कोण में परिवर्तित कर देते हैं। अगर इस बल आघूर्ण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यही यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं। समझ गया ना? ठीक है, मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, अब अगर ये बनाते हुए थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो जाहिर सी बात है कि हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अगर जहाँ पर इसके विरुद्ध हम जाएंगे, ध्यान रहे बल और बल आघूर्ण एक ही चीज़ें हैं। बल F होता है और बल आघूर्ण टाउ होता है, बल आघूर्ण टाउ होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है उसका रेखीय विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन, जिसको हम S से लिखते हैं। लेकिन किसी वस्तु पर जब बल आघूर्ण लगता है तो उसको कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, जिसको हम थीटा से लिखते हैं। अगर हम कार्य ज्ञात करना चाहते हैं तो अगर बल का निकालते हैं, बल उस पर काम कर रहा है तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में रेखीय विस्थापन। अगर वहां पर बल आघूर्ण लग रहा है तो बल कार्य किया गया कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। फिर से इस बात को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम कार्य बल के लिए निकाल रहे हैं तो उसका डेफिनेशन होता है कार्य बराबर बल गुणे रेखीय विस्थापन, क्योंकि बल लगने पर वस्तु में रेखीय विस्थापन होता है। वहीं अगर किसी वस्तु पर बल आघूर्ण लगाया जाता है तो वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है, और जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर घूमती है तो उसमें रेखीय विस्थापन ना होकर कोणीय विस्थापन निकालते हैं। इसलिए अब जब कार्य निकाला जाएगा तो W बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो नीचे लिखेंगे द्विध्रुव में कार्यरत
द्विध्रुव पर कार्यरत, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के विरुद्ध द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव में कार्यरत बल आघूर्ण के विरुद्ध द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, बल आघूर्ण के विरुद्ध घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर उसमें बल लगा होता तो हम लिखते बल गुणे रेखीय विस्थापन, यहाँ पर बल आघूर्ण लगा है तो बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब आगे की अगर हम बात करें तो हमने इसको कहाँ से कहाँ तक विस्थापित किया है कि θ1 से θ कोण तक, θ1 से θ2 कोण तक विस्थापित किया है। मगर इसके पहले हम मान लेते हैं कि द्विध्रुव को dθ कोण घुमाने में किया गया कार्य, dθ हम घुमा रहे हैं, ये बहुत अल्प है। क्या है? बहुत अल्प है। dθ बहुत अल्प होता है, इसके कारण किया गया कार्य भी बहुत कम होगा। अगर थीटा बहुत कम है तो उसको हम dθ से लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कार्य बहुत कम होगा तो उसको हम dw से लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम dw से लिख दें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा dw इक्वल टू बल आघूर्ण टाउ और कोणीय विस्थापन dθ। अब अगर हम कहें कि θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए समीकरण एक का समाकलन करते हैं। अगर इसका समाकलन करेंगे dw का तो आ जाएगा समाकलन टाउ dθ। अगर ये टाउ dθ है, सोचो अगर जब मैं थीटा कोण पे था, अभी तो कुछ घूमा नहीं है, जब हमारा θ1 पे है तो पुरानी स्थिति है, इसका मतलब किया गया कार्य 0 होगा। हमने इसको घुमाकर θ2 पे कर दिया, इसका मतलब कि θ2 पर ले जाने पर संपूर्ण कार्य हमको W प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको हम समाकलन करते हैं तो W को dw का समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर W कहाँ से कहाँ तक, हम 0 से W तक कर रहे हैं, इक्वल टू यहाँ θ1 और θ2, टाउ यहाँ से देखिए टाउ इक्वल टू होता है P साइन थीटा, और इंटू dθ। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है W माइनस 0, यहाँ से θ1 θ2 तक, यहाँ पर P बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा और dθ।
आगे अगर हम बढ़ा दें W इक्वल टू आ जाएगा हमारा PE साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हमें रखना है, θ1 से θ2 तक। जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस P तो पहले से है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट थीटा के स्थान पर θ2 रखेंगे cos θ2 और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट cos θ1 cos θ1। अगर ऐसी बात है तो हमें मिल गया है W इक्वल टू, अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा P इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले आ जाएगा cos θ1 और माइनस cos θ2। ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है जिसे हम चाहते थे। किसी द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी कोण से किसी भी कोण तक घुमाया जा रहा है तो हम किया गया कार्य निकाल सकते हैं। कहें कि यह द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र है। द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र है, ये हमारा आ गया। फिर हम देखते हैं कि इसमें से कुछ स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस क्या होता है इसको हम देखते हैं। स्पेशल केस नंबर 1 है। क्या है केस नंबर 1? नॉर्मली जो द्विध्रुव को घुमाया जाता है वो थीटा बराबर 0 अंश से किसी कोण तक घुमाया जाता है। जैसे नॉर्मली एक प्रश्न आता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण तक घुमाया जाता है, किया गया कार्य बताइए। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाया जा रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, इसका मतलब कि इस स्थिति में हमारा वैद्युत द्विध्रुव था। अगर इस स्थिति में हमारा वैद्युत द्विध्रुव था तो हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 0 अंश था। अब वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति से किसी कोण पे घुमाया गया है, किसी कोण पर, मान लेते हैं थीटा कोण पे घुमाया गया है, तो हमारा θ2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर उस वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू PE cos 0 अंश और माइनस cos थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा टाउ इक्वल टू PE cos 0 अंश की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। ये हमें प्राप्त हो गया। ये तब के लिए फार्मूला है जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है। कहाँ से? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ये हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद आता है हमारा केस नंबर 2। दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरी शर्त हमारी क्या है कि ये मैक्सिमम कार्य कब होगा। जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम विस्थापन करें। अब अगर हम इसका मैक्सिमम विस्थापन कितना कर सकते हैं,
मैक्सिमम विस्थापन अगर हम करें, देखिए कोई वस्तु यहाँ पर है इस अवस्था में, उसका मैक्सिमम विस्थापन कितना होगा। हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आए, इतना विस्थापन हुआ है इतना। अगर इसको हम घुमा के आधा चक्कर पूरा कर दें तो यहाँ से इसकी दूरी यहाँ तक हो गई है। फिर इसको अगर हम यहाँ पर ला दें तो फिर कम हो गया है, और फिर यहाँ ला देंगे तो विस्थापन शून्य हो गया है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम विस्थापन हमको तब मिलेगा जब किसी वस्तु को हम थीटा से यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर से बात को, इस ध्यान को समझना कि कोई वस्तु यहाँ पर है, इसमें हम यहाँ पर अगर उसको लेकर गए तो जाहिर सी बात है कि हमारा अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, इतना विस्थापन। अगर इस वस्तु को हम घुमा के यहाँ पर लेकर चले गए तो इतनी डिस्टेंस पे हो गया, यहाँ हमारा प्रारंभिक बिंदु और यहाँ पर अंत बिंदु। अगर हम इसको घुमा के फिर यहाँ पर लाए तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु हो जाएगा। फिर यहाँ पर आया तो फिर 0 हो जाएगा। आप सोच के बताओ अधिकतम विस्थापन कब हो रहा है? अधिकतम विस्थापन कब हो रहा है? आप कहेंगे सर जब इसको 180 अंश हम घुमा दे रहे हैं तो इसमें अधिकतम विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब हमने कहाँ से घुमाया? थीटा बराबर 0 से। कहाँ तक घुमाया? थीटा 1 बराबर 0 से। कहाँ तक घुमाया? थीटा 2 बराबर 180 अंश तक। ठीक है, मीन्स किया अधिकतम कार्य कब मिलेगा? अधिकतम कार्य के लिए याद रखेंगे, अधिकतम कार्य के लिए थीटा बराबर 0 अंश, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो कितना आएगा मैक्सिमम? टाउ इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा पीई कॉस 0 अंश और माइनस कॉस 180 अंश। W इक्वल टू आ जाएगा पीई कॉस 0 अंश की वैल्यू 1, फिर माइनस कॉस 180 अंश की वैल्यू -1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 2, हमको मिल जाएगा W इक्वल टू पीई और यहाँ पर 1 + 1 मिल गया हमको 2पी। ये अधिकतम किया गया कार्य है। यह अधिकतम किया गया कार्य है। यह अधिकतम किया गया कार्य है। तो ये था हमारा किसके बारे में? वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, यहाँ पर वो इसका एग्जैक्ट फार्मूला है, कितने अंश से कितने तक। अगर उसको 0 अंश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण को लगा रहे हैं तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, मैक्सिमम कार्य मिलेगा। तो आप बताएंगे 2p। अब देखो हमें मिनिमम कार्य कब मिलेगा? मिनिमम कार्य कितना मिलेगा? अगर हम इसको यहाँ पर घुमाएं, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, मतलब पहले थीटा बराबर 0 अंश था, हमने पूरा घुमाकर 180 अंश घुमा के फिर उसी स्थान 360 अंश घुमाकर फिर उसी स्थान पे चले आए, तो हमारा कितना आ जाएगा? थीटा 2 बराबर 360 अंश। थीटा 1 बराबर 0 अंश और थीटा 2 बराबर 360 अंश। अगर एक चक्कर पूरा घुमाओगे तो हमें किया गया कार्य कितना मिलेगा? इस फार्मूले में रखकर आप हमें आंसर को बताएंगे। बहुत आसान है, एक बार जरा करके प्रयास करिएगा। हम निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि आपको आ जाएगा। फिर से किया गया कार्य कब मिलेगा? जब एक चक्कर को हम घुमा देंगे। कहाँ से चालू करे थे? थीटा बराबर 0 अंश। कहाँ पर ख़त्म करें? थीटा 2 बराबर 360 अंश। इसी फार्मूले में रखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताना कि कितना निम्नतम किया गया कार्य आएगा। हम जान लेंगे, आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर ये टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। इसके बाद तब हम अगले टॉपिक के बारे में बताते हैं कि
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। ये ध्यान दे भैया, एक बात को समझने का प्रयास करें। दो लोग हैं, अगर दोनों में एक के लिए ये कर रहा है कि कोई किसी काम को करा जाए और एक के लिए है कि किसी काम को ना करा जाए, तो अगर ऐसा सिचुएशन है, एक करना चाह रहा है, एक मना करना चाह रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको दोनों लोग चाहते हैं, अब तो सब समझ ला कौन चीज हो सकती है। एक ऐसी चीज है जिसको दोनों लोग चाहते हैं, लेकिन एक अगर उसमें ऐसा कुछ उसके विपरीत कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक के विरोध में हम कुछ कार्य करेंगे तो दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है कि चला हम तो का देख ले भाई। सही बताया होते कि ना। अगर एक ही चीज को दोनों लोग प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर एक कोई काम किया जा रहा है, दूसरा उसको मना कर रहा है, लेकिन जो वो आदमी है वो उसके विरुद्ध कार्य करता ही है, तो जो पर्सन होता है उसके मन में क्या हो जाती, एक एनर्जी स्टोर हो जाती है कि चलिए हम आपको देख लेंगे। जैसे ये समझो कि यहाँ पर एक दो पर्सन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में इस कोई यहाँ पर वस्तु है, कोई यहाँ पर वस्तु है, मानते कोई कीमती वस्तु है, तो उसको ये है कि इसको उठा के मैं ले जाऊं, इसको उठा के ये ले जाए। जाहिर सी बात है कि अब इन दोनों में जो ज़्यादा शक्तिवान होगा वही लेके जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो था, इस सामान को ये लेके चला गया, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये भी इसी चीज को चाहता है, इसी प्रिय चीज को अपने चाहता था जिसको ये लेके चला गया है। तो इसके चाहत के विरुद्ध ये यहाँ पर ये कार्य किया है, तो इसके प्रति इसके मन में एक एनर्जी हो जाएगी कि हम तुमको देख लेंगे। ठीक है, तो जनरल सी बात है कि अगर केहू के विरुद्ध कार्य करब तो ओकरे अंदर ऊर्जा संचित हो जाए। एक स्प्रिंग बा, स्प्रिंग के खींच ले, तो हम स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य करे हैं कि नहीं करे हैं। जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो हमें बहुत तेजी से वो झटका देती है, क्योंकि उसके विरुद्ध मैंने काम किया था और उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। अगर दूसरी बात में हम कहें, एक रबड़ को हम खींच लेते हैं, जैसे ही रबड़ को छोड़ते हैं तो बहुत तेजी से वह विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्यों? क्योंकि रबड़ के विरुद्ध हमने कार्य किया था और उसके अंदर एनर्जी संचित हो गई है, ऊर्जा स्टोर हो गई है। तो कहने की बात यहाँ पर सब निकल कर आ रही है कि यदि टाउ बराबर पी साइन थीटा ये चाहता था कि मेरे विरुद्ध कि तुम इसकी दिशा में अलायंस हो जाओ, तुम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले जाओ, लेकिन हमने इसकी एक ना सुनी, इसके विरुद्ध हमने कार्य किया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। उसी को हम निकालते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। फिर से वैद्युत क्षेत्र ये चाहता था कि तुम इसकी दिशा में अलायंस हो जाओ, तुम इसकी दिशा में आ जाओ वैद्युत द्विध्रुव को, लेकिन हमने वैद्युत द्विध्रुव को जबरदस्ती उसको हमने विरुद्ध है, जो यहाँ पर टाउ लग रहा था उसके विरुद्ध हमने कार्य किया, तो निश्चित रूप से वैद्युत द्विध्रुव में एक एनर्जी स्टोर होना निश्चित है। उसी को हम ज्ञात करना चाहते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हमने कहा कि जितना किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा।
जैसे किसी स्प्रिंग को हमने खींचने में 10 जूल का कार्य किया, तो वह 10 जूल कार्य जो होता है उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे ही उस स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे तो 10 जूल की एनर्जी तुरंत विपरीत डायरेक्शन में लगा देगी। बात को समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो हम कहते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत क्षेत्र की दिशा के लंबवत घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत घुमाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। हमने क्या कहा, ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत इस स्टेज तक घुमाने में किया गया कार्य जो होगा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में चाहता था, लेकिन इस दिशा में लेके जा रहे हैं, इसलिए एनर्जी स्टोर हो रही है। कितनी एनर्जी स्टोर होगी अभी निकाले थे, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। एक किया गया कार्य है। हम कहाँ से कहाँ तक विस्थापित कर रहे हैं, θ1 पहले था, लंबवत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मीन्स थीटा बराबर 0 अंश से या किसी थीटा से, हम यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत घुमाने में। अब लास्ट में यह है कि θ1 बराबर थीटा किसी कोण पे रहा होगा, किसी कोण पे, चाहे यहाँ पर रहा होगा चाहे यहाँ पर रहा होगा। हम इसको लंबवत डायरेक्शन में लेके चले गए, मीन्स θ2 लास्ट में 90 पर चला गया। फिर से वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के लंबवत घुमाने में किया गया कार्य, लास्ट में हमको क्षेत्र की दिशा के लंबवत आना है। अब चाहे हम θ1 से आए, चाहे θ2 से आए, या फिर किसी अन्य एंगल हम थीटा से आए, तो हम मान लेते हैं जनरल की θ1 बराबर यहाँ पर किसी एंगल हम थीटा से आ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट द लास्ट हमें ये 90 डिग्री पे जाना है, क्योंकि लंबवत घुमाना है। तो θ बराबर 90। जैसे यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा टाउ बराबर PE, इसके बाद cos θ1 और माइनस cos 90। अगर ये माइनस cos 90 है तो ये हमारा W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा, ये U इक्वल टू हमारा हो जाएगा W, और W इक्वल टू हो जाएगा PE cos θ। यह हमारा उसमें स्थितिज वैद्युत ऊर्जा का सूत्र है। किसका सूत्र है, वहाँ पर स्थितिज वैद्युत ऊर्जा का सूत्र है। ये हमको प्राप्त हो गया कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित होती है, कितनी वैद्युत ऊर्जा संचित होती है, इसको हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ध्यान रहे कि उसके विरुद्ध घुमाया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर हम नेगेटिव साइन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, नेगेटिव साइन का प्रयोग कर सकते हैं। किस लिए, क्योंकि हम विरुद्ध घुमा रहे हैं, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध घुमा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन का हम प्रयोग कर सकते हैं। टाउ बराबर -P cos θ। ये -P ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है
कि द्विध्रुव में ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है। फिर से ऊर्जा संचित हो, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि द्विध्रुव में ऊर्जा संचित होती है। यह ऊर्जा कब संचित होगी? जब उसके विरुद्ध हम कार्य करेंगे, इसीलिए पर यहाँ पर नेगेटिव साइन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे की हमारी जो बात आती भैया, फिर इसमें स्पेशल केस। अधिकतम कार्य कब होगा? अधिकतम कार्य कब होगा? देखिए अधिकतम कार्य यहाँ पर कब होगा? जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको थीटा बराबर 0 अंश से घुमाएं तो मैक्सिमम हमको घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें उस समय मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित होगी। कब, कहाँ से घुमाएंगे? थीटा बराबर 0 अंश से घुमाने पर अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर अधिकतम होगी तो कितना अधिकतम हो जाएगी? U इक्वल टू है माइनस पी कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 अंश है तो आ जाएगी U इक्वल टू माइनस पी कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, U इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। ये हमारा सबसे अधिक किया गया कार्य सूत्र है। सबसे कम कब मिलेगा? सबसे कम कब मिलेगा? सबसे कम कब मिलेगा? यदि ऑलरेडी पहले से ही यह लंबवत डायरेक्शन में हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो तो बतावा घुमावे पड़ी? तो कहा ना ही सर जी, पहले से जब में बाटे ऐसे जोने दिशा में लिया चाहते लंबवत तो पहले से बा, तो कहाँ काम करे पड़े? अब जब ना काम करे पड़े तो वैद्युत स्थित ऊर्जा न हो। मतलब अगर ऑलरेडी थीटा बराबर 90 हो तो हमें कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। कैसे? थीटा बराबर 90 होने पर, थीटा इक्वल टू 90 होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। सॉरी, किया होने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। कैसे? U इक्वल टू है माइनस पी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0 तो U बराबर 0। इसका मतलब कि इस समय कोई भी ऊर्जा संचित नहीं होगी। तो ये था आज की क्लास, जिसमें हमने वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य तथा वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। अगर इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो बेशक कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में पूछ ला, और नहीं तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी बा, वहाँ से संपर्क कर सकता है। कोनो भी क्वेश्चन हो वहाँ पे पूछ सकता है, ताकि आप 100% अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें और अपने पढ़ाई को और अच्छी कर सकें। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने पूरा वीडियो देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने 4 दोस्तों के पास शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।